इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं चारुल कौशिक। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। चलिए करते हैं आज के बुलेटिन की शुरुआत। असम, केरल और पुडुचेरी के बाद अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में प्रचार का जिम्मा संभाला है और 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। बंगाल के हल्दिया में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी की जीत और टीएमसी की विदाई का दावा किया। देखिए खास रिपोर्ट। हल्दिया में आयोजित पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और टीएमसी की विदाई का दावा किया। रैली में उमड़ी भीड़ से उत्साहित पीएम मोदी ने कहा कि ये आधी टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है और बीजेपी के आने की दस्तक है। भारतीय जनता पार्टी का विजय ये उत्साह और उमंग में दिखाई देता है। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर घुसपैठिए और दंगाइयों को फलने फूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, वहीं टीएमसी बंगाल को नीचे ले जा रही है। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता से बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कहा कि बंगाल का ये चुनाव सामान्य नहीं है। बीजेपी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। 23 अप्रैल को भारी मतदान करना है। हर बूथ पर बीजेपी के इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। और साथियों, जहां तक बंगाल की धरती है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ, सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब होगा। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी सतीश चंद्र सामंता को याद करते हुए राज्य की जनता को 6 गारंटियां दी हैं। उन्होंने राज्य को विकसित बनाने के लिए बंगाल की जनता से बीजेपी को वोट करने की भी अपील की है। बता दें कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होने हैं, जबकि 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं। लखनऊ में महिला आरक्षण बिल पर मेयर सुषमा खड़गवाल ने कहा कि महिलाएं घर और बजट संभालने जैसी दक्षता समाज के लिए उपयोगी बनाती है। उन्होंने नगर निगम की देखरेख के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि महिलाएं हर काम सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करती हैं।
वहीं अयोध्या में महिला आरक्षण विधेयक पर एक भक्त ने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण लाए जाने का स्वागत किया। तो ये बहुत देखिए, जैसे कि हमारे देश में कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। तो चूंकि महिला हमेशा से एक जीती जागती स्वरूप नारी शक्ति स्वरूप रही है, तो अगर मोदी जी के द्वारा इस तरीके से अगर नियम लाया जा रहा है कोई आरक्षण रूपी इस तरीके का है कि महिलाओं को हम ज्यादा प्रोग्रेस करने का और ज्यादा उत्थान देने का काम करेंगे, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और इसमें यह भी है कि हम जितने ज्यादा कदम उठा सके कि जैसे बेटी बचाओ है और भी बहुत सारी महिला सुरक्षा को लेकर के जितने काम हो रहे हैं। चूंकि हम प्रॉपर अयोध्या के हैं, तो कहाँ एक अयोध्या थी जहां पर हम कभी रात में 11 बजे 10 बजे के आसपास निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब हमारी अयोध्या में इस तरीके का माहौल है कि हम रात के कितने भी बजे अगर हम निकलना चाहें हर प्रकार की सुविधाएं हमारे लिए हैं। और ऊपर से अयोध्या प्रशासन महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से महिलाएं काम करती हैं, एक बजट बनाती हैं, घर देखती हैं, उसी तरीके से समाज में अपनी विधानसभा, जैसे मैं अपना नगर निगम देख रही हूँ, हर चीज़ सोच रही हूँ कि कहाँ मुझे क्या करना है। तो इस तरीके से महिलाएं जो जूझ करके काम करती हैं, उससे देश को, समाज को फ़ायदा होगा। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने अपनी बहनों पे विश्वास किया है कि बहनें आगे बढ़ेंगे और सब बहनें आपको दिल से दुआएं देंगी कि आप स्वस्थ रहें। देखिए, जैसे कि हमारे देश में कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के पीडीए प्रहरी और बीएलए जमीनी स्तर पर पूरी सतर्कता से काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट सूची आने के बाद एक एक नाम की जांच की जाएगी ताकि किसी भी पात्र मतदाता का हक ना मारा जाए। महिला आरक्षण बिल पर उठ रहे सवालों के बीच कमाल अख्तर ने पार्टी को महिलाओं का सच्चा हितैषी बताया और आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग को दोहराया। जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, तो समाजवादी प्रहरी जो पीडीए प्रहरी थे, उन्होंने पूरी सजगता के साथ, जो बीएलए थे पूरी सजगता के साथ इसमें काम किया है। और जो ड्राफ्ट सूची आएगी तो उस ड्राफ्ट सूची को एक एक बीएलए को सौंप के उसमें गांव के अंदर बैठक करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग उस गांव के निवासी हैं उनके नाम हैं या नहीं है, या कोई ऐसे आदमी का नाम काट दिया गया है जो जीवित है। उसके बाद अगर इस तरह का कोई मामला होगा तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय या एसडीएम जो उसके आरओ हैं उन लोगों को अवगत कराएंगे। और समाजवादी पार्टी इस एसआईआर को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरी तरह से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और जो 10 तारीख का ड्राफ्ट रोल आएगा उसके बाद भी हमारे बीएलए इस पे काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के हितैषी रही है और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी कोई ये एक भ्रम फैलाने की बात है, समाजवादी पार्टी वुमेन रिजर्वेशन की विरोध में नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये था कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हमारे देश में आज भी महिला पर्दा करती है। खबरों का सफर यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से है, जहां महिला आरक्षण विधेयक पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे इसका स्वागत और सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कानून पारित करना संभव हुआ। इसके कार्यान्वयन की तैयारियों से देश की आधी आबादी में खुशी की लहर है। मौर्य ने उम्मीद जताई कि ये महिलाओं सशक्तिकरण के प्रयासों में मील का पत्थर साबित होगा। ये इसके लिए तो मैं स्वागत भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और मोदी हैं तो मुमकिन है महिलाओं को मतलब संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण का कानून भी बनाया गया। अब उसके इम्प्लीमेंट की जो तैयारी हुई है उससे देश की आधी आबादी में खुशी की लहर है और इसको लेकर के पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से उनको धन्यवाद देता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहे हैं।
नई दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय कुमार झा गुरुवार को पहुंचे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं और 11 अप्रैल को पटना लौटने से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की संभावना भी है। इसी दौरान बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी दिल्ली पहुंचे। इस राजनीतिक हलचल पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष सरकार बनाने में व्यस्त है और प्रदेश की स्थिति खराब है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा गुरुवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा 11 अप्रैल को पटना लौटने से पहले नीतीश दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। नीतीश के अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी दिल्ली पहुंच गए हैं। अब नीतीश के शपथ को लेकर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और जो चेयरमैन साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो शपथ दिलवाएंगे मुख्यमंत्री। सर, बिहार में नई सरकार को लेकर 13 के बाद देखिए, बिल्कुल राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द एल्डर्स। तो इसमें दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो यंग लोग हैं, एक प्रकार से जो अनुभवी लोग हैं जैसे नीतीश कुमार जी। दोनों को साथ में मिलकर हमें देश को आगे बढ़ाना। जबकि विपक्ष इस हलचल पर हमलावर है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार तो सरकारें बनाने में ही व्यस्त है और प्रदेश का हाल बुरा है। यहाँ जितने भारी भड़कम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है, नहीं बदलती है। यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। मतलब ये साफ है कि अब बिहार से नीतीश कुमार की विदाई की घड़ी आ गई है। नीतीश दिल्ली से राज्यसभा में रहेंगे और बिहार को नया सीएम मिलेगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन नेताओं की माने तो 13 अप्रैल के बाद वो भी साफ हो जाएगा कि बिहार का नया सीएम कौन होगा। बिहार, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए जमकर मतदान हुआ। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, असम में लगभग 85%, केरल में 77% और पुडुचेरी में 89% मतदान दर्ज किया गया। मतदान प्रतिशत को लेकर राजनीतिक विश्लेषण के इसे संभावित बड़े बदलाव का संकेत माना गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस उच्च मतदान को अपने पक्ष में बताते हुए बम्पर जीत का दावा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए जमकर मतदान हुआ है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक असम में 85.13% मतदान हुआ है, जबकि केरलम में 77.55% मतदान हुआ है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 89.25% मतदान हुआ है। इस वोट प्रतिशत को लेकर राजनीतिज्ञ जानकार कह रहे हैं कि ज्यादा वोट प्रतिशत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि बीजेपी इस मतदान प्रतिशत को बेहतरीन बता रही है और बम्पर जीत का दावा कर रही है। 3 राज्यों में उपचुनाव है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजॉरिटी के साथ बन रहा, और केरल में परिवर्तन और तमिलनाडु में भी परिवर्तन की ओर जा रहा। ये सारा एसआईआर का असर है। जो नकली फर्जी वोट थे, जो मृतक थे, जो शिफ्ट कर चुके थे, वो सबके सब डिलीट हो गए। इसलिए परसेंटेज वोट बढ़ना स्वाभाविक था और लोकतंत्र में वोट ज़्यादा पड़े तो अच्छी बात है। बिल्कुल चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जीत है कि वायलेंस की कहीं से भी कोई खबर नहीं है, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि बंगाल के अंदर भी किसी प्रकार की वायलेंस होने नहीं देंगे और भय मुक्त चुनाव होगा बंगाल के अंदर भी। जबकि कांग्रेस कह रही है कि वोट परसेंटेज बढ़ा है। अब सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। देखिए खेला होता है या नहीं। निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत कुछ है। 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंट है और आखिरी लाइन लगे
6 बजे तक होता है, कितने बजे तक होता है, उसके बाद जो रात में जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है 3-3, 4-4%, वो खेला होता है कि नहीं होता वो देखना है। पौंडीचेरी और असम में तो बहुत वोटिंग हुई है डेफिनेटली, तो अच्छी बात है कि लोग आए हैं वोट देने के लिए। ये तो एक अच्छी डेमोक्रेसी का सबूत है अगर वो सच आए होंगे तो। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है, जो कि बहुत सारी शंका लोगों को होती है कि कुछ गड़बड़ है इस संख्या में, तो फिर वो देखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संख्या है ये। अगर वो ऑनेस्टली हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की वजह से हो रहा है, तो उसका स्वागत है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान खत्म होने के बाद बयान जारी करके इस चुनावों को न केवल भारत बल्कि पूरी लोकतांत्रिक दुनिया के लिए ऐतिहासिक प्रमाण बताया है। इस ऐतिहासिक सफलता में योगदान के लिए तीनों राज्यों में मतदाताओं को बधाई भी दी है। अब इस मतदान के नतीजे 4 मई को आएंगे और तब पता चलेगा कि यहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल के आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर पर टीएमसी ने बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने ये आरोप एक कथित वायरल वीडियो के आधार पर लगाया है। आपको बता दें, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि ये पैसों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला है। जबकि इन आरोपों पर हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया आ गई है। वो इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वीडियो भी एआई है। पश्चिम बंगाल के आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर पर टीएमसी ने बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने यह आरोप एक कथित वायरल वीडियो के आधार पर लगाया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है और कहा है कि यह पैसों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला है। जबकि इन आरोपों पर हुमायूं कबीर की भी प्रतिक्रिया आई और वो इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वीडियो भी एआई जनरेटेड है। कोई बीजेपी के साथ मेरा 1 करोड़ भी डील नहीं हुआ। 1000 करोड़ तो दूर तो उनको बोलने दीजिए, जो इनको सबूत देना चाहिए। कहाँ का कौन से बीजेपी को नेता को साथ मेरा मिला है, मैं उनको साथ मिला, वो मेरा साथ मिला। कोई वीडियो देखा का हिम्मत है तो देखा देने बोलिए, जो बोलेंगे मान लेंगे। पूरा फेक है, एआई करके ये वीडियो बना के मेरे को पॉलिटिकली फेस नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को सजेस्ट करके लोगों को सामने मेरे को ये अपदस्थ करने के लिए किया। टीएमसी के आरोपों पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी, बीजेपी और हुमायूं कबीर पर निशाना साधा है। अगर ये सच है तो आम लोगों के सामने सवाल जरूर खड़ा होगी कि हुमायूं कबीर आदमी तो है, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए कि हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल कर रही है, तो ये तो सवाल आ ही रही है बाजार में, लोगों की मन में। तो इसके साथ साथ ये जो मुद्दा आप जिक्र कर रहे हैं, ये अगर सामने आए तो लोगों को पता चलेगी कि नौटंकी कौन कर रहे हैं, ढोंग कौन कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कौन कर रहे हैं। लोग इस पर जरूर विचार करें। जबकि बीजेपी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीएमसी और हुमायूं क्या कर रहे हैं ये तो वो जाने, बाकी बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, हुमायूं कबीर का वीडियो है, इसमें जो जवाब देना है हुमायूं कबीर देगा, हमारा क्या है। हुमायूं कबीर ने कैसे बोला, किस तरीके से बोला, अब क्या होश में था नहीं था, उसके ऊपर वो बोलेगा। ये जो वीडियो आया है ये हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस कुछ भी कर सकता है, स्ट्रेटेजी हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रेटेजी भी हो सकते हैं। उल्टा हुमायूं कबीर को पैसा देके तृणमूल ही बुलवा रहा है, ऐसा हो सकता है। दरअसल हुमायूं कबीर ने टीएमसी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी बनाई है और चुनावी मैदान में वो है। हुमायूं की पार्टी विधानसभा की 294 सीटों में से 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें हुमायूं ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को
2 फेज में चुनाव होंगे और नतीजे 4 मई को आएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया भर से जुड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।